स्वागत है एक बार फिर हमारे नए पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी पूरी कहानी हम उन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन आपको छोटा सा एक ब्रीफ हम दे देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो आज पूरे देश में विख्यात भी है। आपको बता दें कि उनका एक खुद का फाउंडेशन है, तराना फाउंडेशन। इसी के साथ आपको बता दें वो एक समाज सेवी भी हैं, एक ऑफिसर भी रह चुके हैं, साथ में कई कुछ जो है चीज़ें उन्होंने हासिल करी हैं अपनी छोटी उम्र से लेकर आज वो कभी दिग्गज भी बन चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इस उम्र में वो हासिल कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आनंद है, भरपूर आनंद है। बहुत कुछ सुन लिया है सर आपके बारे में। आपकी जर्नी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल जो है आपकी जर्नी रही है। कुछ करना चाहते थे वो अब कर रहे हैं, उस उम्र में नहीं कर पाए, तो कैसी जर्नी रही, क्या कुछ संघर्ष रहा आपकी जर्नी में? ऐसा तो कुछ भी नहीं जो ईश्वर ने मुझे कार्य सौंपा और वो मैं नहीं कर पाया। उम्र के अनुसार जैसा जैसा मेरे को कार्य मिला मैंने उसको पूरा 100% देने का प्रयास किया और मुझे उसका परिणाम भी अच्छे ही मिले। चाहे मेरा विद्यार्थी जीवन रहा हो, चाहे वो मैं पर्यटन के क्षेत्र में जो मैंने कार्य करा वहाँ भी मेरे साथी संगी मुझे अच्छे मिले और उस क्षेत्र में भी मेरे मन में हमेशा यही जो मैंने अपने परिवार से सीखा था कि हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहने का होना चाहिए अपने क्षेत्र में। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी मैंने वैसा ही करा और मैं आज जब सब कुछ त्याग चुका, त्यागने से मतलब मैंने धनोपार्जन त्यागा लेकिन समाज सेवा अभी भी नहीं छोड़ी है। तो मैं खुश हूँ अपने आप से और अपने जीवन से, उस ईश्वर ने जो मुझे कार्य सौंपे उससे। आप पर्यटन में प्रोटोकॉल ऑफिसर रहे थे जी। जयपुर में अगर बात की जाए तो पर्यटन एक अलग ही मुकाम पे है जी। यूनेस्को में भी उसका नाम शामिल है। साथ ही हम बता दें कि इस वक्त दिया कुमारी जो हैं वो मिनिस्टर हैं, टूरिज्म मिनिस्टर। किस तरीके से देखते हैं आप अभी जयपुर के टूरिज्म को? जयपुर पहले भी बहुत ही अपने चरम पर था क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफी, यहाँ का पुराना इतिहास जो भी रहा वो सबको लुभाता रहा। और क्योंकि दिया कुमारी जी खुद उस हेरिटेज एनवायरनमेंट से आती हैं तो उनने सब कुछ इतना कुछ सीखा है, तो बहुत अच्छा वो आगे इसका भविष्य है और अच्छा ही रहेगा। आप एक समाज सेवी हैं। इस पृथ्वी पे बहुत ही कम लोग हैं जो लोगों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। कहते हैं देवेंद्र जी कि खुद अपने लोग ही अपने सगे नहीं होते हैं, लेकिन जब पराये होकर भी आप मदद करते हैं दूसरे लोगों की तो कैसा लगता है, और वो मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है उसकी थोड़ी बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से ईश्वर ने जब हमें बनाया तो उसके कुछ ना कुछ एथिक्स रहे होंगे जो हम नहीं जान सकते, लेकिन वो योग साधना से हमारे सन्यासियों ने सब पहचाना है, जाना है, उन्हें कलमबद्ध किया है, जो आज उपनिषदों में और शास्त्रों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। कुछ ज्ञान सब लोगों ने लिया और कुछ अब तक भी लोगों तक नहीं पहुंचा। जीवन की अगर मैं कहूँ तो हमें जो जीवन मिला है तो ये तो मृत्यु लोक है। और निश्चित रूप से हमने क्योंकि हम सनातन के लोग हैं तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे किसी जीवन में हमने कोई गलती करी, उसके परिणाम स्वरूप या उसकी सजा स्वरूप हम वापस इस मृत्यु लोक में हैं। और निश्चित रूप से हमने कुछ अच्छा कार्य करा, उसका हमें ये इनाम मिला कि हमें एक मनुष्य जन्म मिला जो बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे संस्कारों वाले परिवार में हम लोग हैं। पंच तत्व का शरीर है, सारी जो इंद्रियां हैं हमारी जो हैं वो इतनी हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें कीड़े मकोड़े बना करके या कोई जानवर बना करके उस प्रभु ने नहीं भेजा। तो मेरा ये मानना है कि जब हम आए हैं तो इसका जितना बेहतर हम उपयोग अपने शरीर का कर सकें, तो मैं तो ये कभी नहीं मानता कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आकर के फिर एक वो आ जाता है, किसे कहते हैं, अहम आ जाता है। तो मदद करना नहीं, ये तो एक प्रकार का कार्य जो आपको करना ही है। हर जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म लिया है उसको सेवा कार्य से जुड़े ही रहना चाहिए।
पंचतत्व से आपका पूरा शरीर बना है और कहते हैं कि पंचतत्व में ही आपका विलीन हो जाएगा शरीर। बिल्कुल। तो भगवान ने अगर आपको एक शरीर में आत्मा दी है तो उस शरीर को आप समाज सेवा में भी इस्तेमाल कीजिए। हाँ, हमेशा उसमें जरूर इसमें इस्तेमाल करें। योग साधना क्या है? योग साधना तो बहुत अलग लेवल की चीज़ है, जहाँ आप संसार से सब कुछ विमुख होकर के और चीज़ें देखते हैं, और जब आपको पता पड़ता है कि हाँ, हम ही सब कुछ नहीं है, हमसे आगे भी बहुत है। क्योंकि देखिए यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा ये जो पृथ्वी बनी हुई है, इसमें 3 प्रकार की सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता जो है वो पदार्थ पर आधारित है, अनुसंधान आविष्कार पर आधारित है, जिसे हम पश्चिमी संस्कृति मानते हैं। वो पूरी आविष्कार और अनुसंधान पर आधारित है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सनातनी संस्कृति कह लें, या ये इस पूरे हिंदू संस्कृति, हिंद में जो बसी हुई है, जापान, भूटान, ये सारे जो बौद्ध जो हैं, ये चेतना पर आधारित है। और चेतना का मतलब जो है वो पूरा स्पिरिचुअल यानी ईश्वर से मिलता हुआ है। योग साधना पर जो आधारित है, जहाँ हमारा चिंतन जहाँ चालू होता है, वहाँ पे इतने प्रश्न आते हैं निकल करके, जिनका उत्तर खोजने के लिए योग और साधना ही एक समाधान है। पर जिस तरीके की अभी बिजी लाइफ चल रही है देवेंद्र जी, उस समय योग साधना करने को समय मिल पाना या समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, क्योंकि देखिए मैं खुद भी एक युवा हूँ, और योग साधना के लिए समय निकाल पाना कैसे करें? एक यंग इंसान को आप कैसे समझाएंगे कि ज़रूरी है? देखिए, परिवार में रह करके योग और साधना, आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो है ये भी एक प्रकार का योग है। बिल्कुल। लेकिन एक प्रकार का चिंतन कि आपने जन्म लिया क्यों लिया, तो इसी परिवार में क्यों लिया, यही माता पिता क्यों मिले, और मेरे को 2 ही भाई क्यों या 1 ही बहन क्यों मिली? कुछ न कुछ तो रीजन रहा है किसी चीज के पीछे। ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे पीछे कोई नहीं रीजन है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियर ही क्यों बन रहे हैं या डॉक्टर ही क्यों बन रहे हैं, या आप इसी तरह की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? यानी आपके जीवन को चलाने वाला कोई और है। लेकिन हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। आप केवल अपने जीवन के बारे में ही सोचें। तो चिंतन भी एक प्रकार का योग है। अगर आप उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस शरीर का सदुपयोग तब कर सकते हो जब आपका चिंतन सही दिशा में हो रहा है। तो आप अपने जीवन के बारे में, अपने कर्म के बारे में चिंतन करें। रोजमर्रा के जीवन से जो आप जो चीजें निकल करके आ रही हैं, दिनचर्या के बारे में, उसका जिस समय आप चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को और बढ़ावा दे पाएंगे, सुधार पाएंगे। बिल्कुल। आपके जीवन में दिनचर्या में सुधार। पहले के जमाने के अंदर एक दैनिक जीवन से जुड़ी हुई किताब होती थी, जिसे गांधी पुस्तिका कहते थे। इसमें हर व्यक्ति जो है, बहुत लोग, हमारे पिताजी के दोस्त, हमारे परिवार के कई व्यक्ति, वो दिनचर्या लिखते थे। शाम का पूरा समय खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद में जब वह अपने बिस्तर पर जाते थे, तो उसके पहले एक किताब होती थी गांधी पुस्तिका। उसमें वो अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या लिखते थे कि क्या क्या मैंने आज कार्य करे, किससे मिला, अच्छे कार्य क्या करे और मेरे को बुरा क्या लगा, और नेक्स्ट दिन के लिए मेरे को इससे क्या करना चाहिए, वो ही लिखा करते थे। तो एक प्रकार का वो उनका लेखन कार्य जुड़ा हुआ था और उनकी एक रिकॉर्ड भी रहता था। तो इसी प्रकार से हर मनुष्य को कम से कम 3 दिन 4 दिन में एक बार अपना लेख भी एक तरीके की साधना है। बिल्कुल है। देखिए, जब आप आज के जीवन का इतना, जिसको जीवन प्रतिस्पर्धात्मक युग है, कंपटीशन का जमाना है, हर व्यक्ति, बच्चा हो चाहे कोई पड़ोसन हो चाहे पड़ोसी हो, कंपेयर करता है। कंपेयर से कंपटीशन आता है, और कंपटीशन से जो स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से कई प्रकार की बीमारियां निकलती हैं। ये सब हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है, हमारे मन को कंट्रोल करती है। और यहाँ से जो है, यही जब हमारा जो है दूषित हो जाएगा, यही जब ढंग से काम नहीं करेगा दिमाग, तो हम तो ढंग से चल ही नहीं पाएंगे ना। तो इसको कंट्रोल और इसको सही रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को संतुलित तरीके से जो है निर्वाह करें। तो उसके लिए चिंतन आवश्यक है। इसलिए मैं जैसा मैंने कहा कि 3 दिन में 4 दिन में एक बार चिंतन आवश्यक है। हमारे यहाँ तो पाठ पूजा के टाइम के अंदर सुबह संध्या होती थी या शाम को संध्या होती थी, सुबह पूजा होती थी, तो दिया बत्ती करके बैठते, जब तक वो दिया रहता था तब तक बैठ रहते। यानी वो एक प्रकार का
डिसिप्लिन था जीवन से जुड़ा हुआ। उसके बाद के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि 3 दिन 4 दिन में एक बार जो है चिंतन होना चाहिए। मैं जब किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कोचिंग सेंटर में जाता हूं तो मैं वहां कभी कभी ये बताता हूं कि आप 3 से 4 साल में स्वयं को श्रद्धांजलि लिखिए कि आपकी डेथ हो गई है, अब आपने स्वयं अपनी तिये की बैठक में आए हैं, अब आप अपने लिए 10 शब्द 15 जो लाइनें हैं वो लिखिए कि आपने अपने जीवन से क्या पाया और हम आपको क्यों याद करें। जब आप स्वयं अपने बारे में श्रद्धांजलि लिखेंगे तो खुली किताब आपके सामने, आप स्वयं पढ़ेंगे और अपने आप में सुधार करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जब वो लिख रहे होंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखें। समझ नहीं आता, लेकिन जिस समय कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सुधार कर पाते हैं। संगीत आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में काफ़ी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। क्या लगता है कि चिंतन स्ट्रेसफुल लाइफ में ये जो म्यूज़िक है, संगीत है, कितना बेनिफिशियल होता है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? केवल स्ट्रेस के लिए संगीत नहीं, संगीत तो हमारे जब से हमने जन्म लिया ये तो हमारे साथ से जुड़ा हुआ है, इस सृष्टि के साथ से जुड़ा हुआ है। हम जो मान के चलते हैं इस सृष्टि का ही निर्माण जो है स्वर पर आधारित है। हमारे अगर पुराणों में उपनिषदों में कहीं आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शंकर भगवान के डमरू से जो निकली हुई ध्वनि है वो स्वरों में बंधी हुई है और उसी पर आधारित है ये पूरी सृष्टि। और जितने भी पंच तत्वों का और इनका से और हमारे जो जो अंग हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनका निर्माण हुआ वो इस संगीत से ही हुआ। और उस ईश्वर तक पहुंचने का सुगम तरीका जो है वो संगीत ही है, स्वरों पर आधारित है। आज हम जो भी हवा बाहर निकाल रहे हैं ये केवल हवा है, अगर इस पे हम शब्द न बैठाएं और इनको संतुलित तरीके से ऊपर नीचे करके न बोलें तो बेकार है। ये जो भी हवा जीभ के द्वारा, जीभ के ऊपर से बह करके निकल रही है और जो कम तेज होती है, इस पे शब्द और स्वर दोनों बहुत आवश्यक हैं। और इसलिए हम ये नहीं मान के चलते कि केवल स्ट्रेस के टाइम में या वर्तमान समय के टाइम में ही संगीत आवश्यक है। ये हमारी जीवन शैली है, ये सनातन के टाइम जो है पद्धति है, इसमें संगीत का समावेश है। हमारे चाहे वो आरती हो, हमारे स्कूल की प्रार्थना हो, बच्चे को खिलाना हो, चाहे बच्चे को सूसू कराना हो, चाहे हम किसी प्रकार की भी हमारी शादी ब्याह फंक्शन त्योहार, हर एक में संगीत हमें जो है हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है, हमारे जो कार्य शैली है उसको सुधार देता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो संगीत का तो बहुत बड़ा उपयोग है। लेकिन होता क्या है कि हम जब अब मैं ये कहूँ कि हम साइंस की तरफ आधुनिक हो गए तो हम हमारी जैसे योग को हम भूल गए थे। लेकिन कई योग साधक जो हैं जिन्होंने वापस इसको बढ़ावा दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ावा दिया, तो हम पूरे विश्व को जो है आज योग और साधना सिखा रहे हैं। तो उसी प्रकार से संगीत का अलग उपयोग होना चालू हुआ। लेकिन संगीत वास्तव में एक हमें सारी समस्याओं का समाधान है। इसका हर बीमारी के अंदर जो है उपयोग है। इसका उपयोग हम प्रहर के हिसाब से भी करते हैं, संगीत का उपयोग। उसका अपना एक महत्व है सारी बीमारियों के अंदर भी, चाहे डायबिटीज़ का मरीज हो, चाहे किसी प्रकार का मरीज हो, उसके एक प्रहर के टाइम में उस स्वर से अगर उसको गाना गाया जाए तो उसको उसमें आराम मिलता है। तो संगीत जो है वो एक प्रकार की हमारी आत्मा का एसेंस है। मैं यही कहता हूँ कि ये हमारी सब इंद्रियां और 5 तत्वों को चलाने वाला जो है वो संगीत है। संगीत। तो एक गर्भवती महिला अगर है, उसके गर्भ में बच्चा है, तो क्या लगता है संगीत का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा उस बच्चे के ऊपर? बिल्कुल पड़ता है। जिस प्रकार का वो माँ संगीत सुन रही है, देखिए कैलिफोर्निया में मैं मिस कर गया, किसी एक कंट्री के अंदर एक प्रकार का अनुसंधान हुआ जिसके अंदर उन माँओं को जो है संगीत सुनाया गया, तो बच्चों ने जो है रिएक्ट करना चालू करा। और तो ये बताता है कि हाँ भाई ये संगीत इतना इफ़ेक्टिव है कि वो
उस बच्चे को हलचल करने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले श्रवण ग्रंथि बनती है माँ के पेट में, उस शरीर जब बन रहा है तो श्रवण ग्रंथि सबसे पहले बनती है। वोकल कॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं। हाँ, श्रवण ग्रंथि, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता सबसे। अभिमन्यु ने भी तो पूरी की पूरी माँ के पेट में ही सुन ली थी। बाकी शरीर के पार्ट बाद में बने, लेकिन सुनने की क्षमता पहले आ गई, तो उसने सब कुछ पहले ही सीख लिया था। तो ये क्षमता आ जाती है, तो उस समय से आपका चालू हो जाता है सुनने की और संगीत से जुड़ने की प्रक्रिया। ये बाद में आकर के खिलौने खेलना, कलर पहचान करना, फिर अपने दोस्तों परिवारों को पहचानना, अलग अलग तरह के शब्द जबान से निकालना, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये चालू होते हैं। लेकिन संगीत इस प्रक्रिया के अंदर कहीं दूर होता जाता है। अगर ये प्रक्रिया उसके एजुकेशन टाइम से चलती रहे, वो उससे जुड़ा रहे, तो हर प्रकार के स्ट्रेस से वो बचपन से ही दूर रहेगा। उसकी कार्य क्षमता जो है ना, वो बहुत विस्तृत होगी, बहुत सही तरीके से काम करेगी। तो कभी भी आप संगीत सुने, मैं जैसे अभी जो मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ, मैं आप उसको उस विषय में बताता हूँ कि मैंने जो ये तराना का प्रोजेक्ट लिया, मैं जब नौकरी छोड़ करके आज से 9 साल पहले धनोपार्जन त्यागने के बाद में एक्सरसाइज करने जाता, तो उस समय मेरे को संगीत में गाने गाता था, तो लोग जुड़ते चले गए। तो एक प्रकार का मैंने मिशन, जो ये वहीं से निकल कर आया, जो मैंने आपसे कहा कि चिंतन, कि अब मेरे को क्या करना है। क्योंकि मैंने 51 साल की उम्र में, अगर आपने जैसा मेरे से आउट ऑफ द कैमरा आपने पूछा कि आप रिटायर हो गए क्या, तो रिटायर तो मैं शायद कभी नहीं होऊंगा। जैसे सोल्जर रिटायर नहीं होते, वैसे आप रिटायर नहीं होंगे। रिटायर मैं मानता ही नहीं हूँ कि इंसान कभी रिटायर होता है। बिल्कुल। तो मैंने एक कार्य करना चालू करा, वहाँ बैठा अकेला गाना गाता था, लोग जुड़ते चले गए, और मैंने ये, जब लोगों को खुशी मिलती रही, तो मैंने इसी पे चिंतन चालू करा कि संगीत में ऐसा क्या है कि मेरे से अपरिचित आदमी आकर के और मिल रहा है। संगीत जोड़ने का काम करता है। बहुत जल्दी आप कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। उसमें किसी प्रकार का उम्र का, लिंग का, या किसी कास्ट, रिलीजन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति जहाँ संगीत हो रहा है वहां पे आनंद लेता है। तो जहाँ आनंद मिल रहा है वहां तो प्रभु से प्राप्ति हो गई ना। अगर आप किसी को आनंद दे रहे हो, जहाँ किसी प्रकार का निश्चल प्रेम दिख रहा है, निस्वार्थ आप एक दूसरे के काम आ रहे हो, तो यानी यही तो प्रभु को प्राप्त करने का जरिया है। तो इससे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ से मेरा जो चिंतन विस्तृत अपना रूप लेता गया, और मैंने इसी विषय को चुना कि मेरे को इसी संगीत को इस दिशा में, इस लेवल तक पहुँचाना है कि ये सबके लिए उपलब्ध हो सके। और हमारे यहाँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर ने इतना बड़े बड़े और काम करे हैं, जिनको तो संगीतकार रहे हैं, दिग्गज रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो अकबर के टाइम से जो हैं, और पुराने बहुत हैं ऐसे, कईयों के तो नाम तक मैं नहीं जानता होऊंगा, क्योंकि मैं तो संगीत के क्षेत्र से आता नहीं हूँ, और मैंने विधिवत संगीत की शिक्षा भी नहीं ली है। मैं खुले रूप में सबसे कहता भी हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मेरा ये क्षेत्र ही नहीं है। तो संगीत जो है वो, उसको मैंने इस तरफ दिशा में मोड़ा कि किस प्रकार से आज के टाइम में, क्योंकि मैं टूरिज्म में रहा, मेरे को मालूम है कि 24 घंटे स्ट्रेस में किस प्रकार से काम करते हैं। तो जब रिलैक्स मिलता है किसी चीज़ से, और यही आज की जरूरत थी। बिल्कुल। निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि संगीत ही जो है वो सबसे जिंदगी का सही तरीका है। बिल्कुल। आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, उनके बारे में अगर आप चर्चा कर सकें। मैंने एक तो लिखी है, बच्चों के ऊपर लिखी है, और एक परिवार के ऊपर लिखी है। दाम्पत्य जो है वो पति पत्नी के रिश्तों में, परिवार के रिश्तों में जो सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, उनकी कैसे प्रतिक्रिया, उनका रोल रहता है। और एक बच्चे और पिता माता के बीच में जो एक प्रकार का रिलेशन है, तो वहाँ किस प्रकार से गैप आ गया है, एक एज डिफरेंस की वजह से। जनरेशनल गैप आ किस वजह से रहा है? या तो माता पिता की इसमें गलती है कि बच्चे की इसमें गलती है, या फिर जो कार्य वो कर रहे हैं उसकी वजह से कोई परेशानी आ रही है? परिवर्तन है। समय इस प्रकार से बहुत जल्दी बदल रहा है कि हर आदमी कुछ पाने की
खोज में लगा हुआ है। अपने आप को वो इस लेवल पर देखना चाहता है कि मैं सफल रहूं अपने जीवन में। उस सफलता की खोज में जब वो कार्य करने लगता है तो अपने आप ही जो है वो उसमें उलझता जाता है सफल होने, क्योंकि इस कोई एक लेवल नहीं है, कोई लास्ट लाइन नहीं है कि आप सफल हो। आप सफल हो गए, वहां भी आपको कुछ और आगे दिखेगा। कोई डेडलाइन नहीं है, इनकम की कोई डेडलाइन नहीं है, सफलता की कोई डेडलाइन नहीं है। ट्रम्प भी जो है वो कुछ पाना चाहते हैं, तो मोदी जी अलग तरीके से कुछ पाना, हर व्यक्ति कुछ आगे पाना चाहता है, करना चाहता है। और सेम हम अगर छोटे रूप में लें तो परिवार का हर व्यक्ति अपने आप को सफल होता हुआ देखना चाहता है। और वहां पे फिर क्या होता है कि हमारे रिलेशन उससे इफेक्ट होते हैं। और वो इफेक्ट बच्चों में ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि वो सबसे छोटा सदस्य है इस पूरी कायनात के अंदर एक परिवार का, कि जहां वो चीज़ों को नहीं जानता भी और माता पिता उसको इतना समय नहीं दे पाते। वो तो एक ब्लैंक पेपर की तरह दरवाजे पे पड़ा हुआ है जहाँ पे इम्प्रेशन आ रहे हैं, कहाँ से कौन सा इम्प्रेशन आ रहा है माता पिता को पता नहीं है कि उस नीचे वाले करोड़ों थॉट चल रहे होते हैं बच्चे के दिमाग में, लेकिन वो किसको बयां करे वो उसके प्रश्न उसको उत्तर मिल नहीं पाते और माता पिता के पास में इतना समय नहीं मिल पाता। तो बच्चे में, माता पिता में, चाहे किसी जगह कार्य करने वाले व्यक्ति में, हर जगह एक प्रकार का स्ट्रेस व्याप्त है। और उसी के लिए मेरा जो संगीत जो है, मैं ऑफिसों में जाकर के वहाँ बताता हूँ कि भाई आपकी वजह से, आपको प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये कर्मचारी आपके यहाँ पर आता है और इतना कार्य आपके ऑफिस में करने के बाद में जब ये 5 सीढ़ी उतर करके घर जाता है तो बहुत सारे प्रश्न और अगले दिन के लिए बहुत सारी जो है सामग्री दिमाग में लेकर के जाता है कि मेरे को अगले दिन मेरे को कैसे प्रूव करना है अपने आप को। वो जब अपने घर पहुंचता है तो वहां जाकर के वो पूरा 100% अपनी पत्नी को या बच्चे को नहीं दे पाता। बिल्कुल। तो उस वजह से, यानी काम पैसा कमाने के लिए कर रहा है, इफेक्ट कौन हो रहा है? फैमिली, बच्चे, वो इफेक्ट हो रहे हैं उससे। तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई जहां से ये तनाव आ रहा है मैं इसको वहीं रोक लूं। तो मैं ऑफिस में जाकर के लोगों को, उनको ऑफिसर्स को बताता हूँ कि आप अपने यहाँ पे धीमी आवाज में म्यूजिक चला लें, आप सीढ़ियों में म्यूजिक चला करके रखें, कैंटीन में या अपनी पार्किंग में कहीं म्यूजिक चला करके रखें। जब वो व्यक्ति घर लौटे तो वो मोटरसाइकिल पर आपका वो गाना जो लास्ट में बज रहा है उसको गुनगुनाता हुआ घर पहुंचेगा ना, तो घरवाली भी बहुत प्रेम से उसका स्वागत करेगी, वो बच्चों से भी खिल मिल करके रहेगा। तो एक स्ट्रेस लेस होकर के वो घर पहुंचेगा और दूसरे दिन उसी एनर्जी से काम कर पाएगा। माता पिता का भी जो एग्रेसिव नेचर हो जाता है बच्चे को लेकर, क्योंकि बिजी लाइफ है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, हर तरफ कंपटीशन है, हमने बात करी, कंपेयर हर कोई एक दूसरे से करे, तो एग्रेसिव नेचर जो है जाहिर तौर पर पेरेंट्स का भी सामने आने लग जाता है। और फिर आप सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते के अंदर आपको कोई मिल रहा है, वहां कोई गाड़ी टकरा गई तो भी आपको बिल्कुल। तो जब आप सड़क पर चलते हुए अगर आप किसी को गाली बक सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, आप ये नहीं देखते कि आपका पड़ोसी आपको सुन रहा है या कोई दूसरा सुन रहा है ना, उस समय आपको ये नहीं देखता कि यार ये पड़ोसी है या महिला के सामने मैंने इतनी गंदी गाली बक दी है। मैं जब कहता हूं कि आप आओ खुल करके गाओ इस प्रकृति के बीच में, क्योंकि मैंने जो तराना का प्रोग्राम स्टार्ट करा ये गार्डन से सिंगिंग से चालू करा। अलग अलग बगीचों में मैं पहुंचा, गार्डन्स में पहुंचा और वहां जाकर के मैंने और मेरी पत्नी ने गाना गाना चालू करा और लोगों को कहा कि आइए आप भी गाइए। आपकी धर्म पत्नी भी इसमें आपका साथ? हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। दाम्पत्य जीवन का सबसे पहला रूल यही है कि पति पत्नी साथ में हो। वो तो मेरे हमेशा मेरी सपोर्टर रही है और उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और उसी ने मेरे को पूरे टाइम खुला छोड़ा कि हाँ जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते चले जाओ। और जब वो साथ देती है, वो फ्री होती है क्योंकि वो शिक्षक है, तो वो जब भी होती है तब हमारा साथ देती है। लेकिन मेरा कहना केवल इस संदर्भ में यही कि जब आप खुले में रह करके गाली गलौज कर सकते हो, झगड़ सकते हो, तो खुले में रह करके गाना गाने में क्यों हिचकते हो? बिल्कुल। आप बाथरूम में क्यों गाते हो, आप कमरे में क्यों गाते हो, घर के अंदर क्यों आप खुले में आओ ना, नीले आकाश के नीचे प्रकृति के बीच में आप गाना गाओ। ये पेड़ पौधे, ये
देखिए, जहाँ एक अफ्रीका में और एक हमारे बिहार में भी एक गांव है जहाँ पेड़ को काटा नहीं जाता। वहाँ पेड़ के पास पहुँच करके और खूब गालियाँ बकी जाती है, उसके ऊपर गंदे गंदे तरीके के जो शब्द हैं वो बोले जाते हैं, चिल्लाया जाता है। वो पेड़ कुछ दिनों में अपने आप सूख जाता है, फिर उस पेड़ को काटा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वो इस प्रकृति का आदर सत्कार करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, इसलिए वो पेड़ को, हरे पेड़ को कभी नहीं काटते। अच्छा। सूखी टहनियाँ काटते हैं, लेकर के आते हैं अपने जलाने के लिए, ईंधन के लिए, लेकिन वो पेड़ काटते नहीं है। अगर उनको लकड़ी चाहिए होती है तो उस पेड़ के चारों तरफ वो पूरा कबीला इकट्ठा होता है और वहाँ जोर जोर से अलग तरह की ध्वनियाँ जो हैं पत्थरों की या जिन धातुओं से निकालता है और या गालियाँ बकता है, तो वो उससे वो पेड़ कुछ टाइम में सूख जाता है। सेम इस प्रकार का अपने बिहार में भी एक गांव है जहाँ पे इस प्रकार का किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो दूध वाले हैं, ये प्रैक्टिकल करा लोगों ने कि जो दूध वाले हैं अपनी गायों के यहाँ पे जब वो दूध निकालने का टाइम होता है, सुबह म्यूज़िक चला देते हैं, तो जो गाय दूध पहले दिया करती थी और म्यूज़िक सुनने के बाद में उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। यानी संगीत का इतना प्रभाव है कि उसका जो जितना दूध वो पहले प्राप्त कर रहा था उससे अधिक दूध प्राप्त कर रहा है। तो ये प्रकृति जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो अगर हम इस अगर टॉपिक को लेकर के जाएं तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रकृति है। प्रकृति, ये प्रकृति जो है ये आपके अंदर भी है और बिल्कुल सेम की सेम प्रकृति बाहर भी है। तो ये चल और अचल है। क्या है चल और अचल? चल में हम सब जीव जंतु, हम मनुष्य आते हैं, और अचल के अंदर ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, नदियाँ, ये अचल है। ये 5 तत्व इनमें भी हैं और 5 तत्व अपने में भी हैं। इन सबकी एक प्रकृति है। आपके गुण, आपकी प्रकृति, आपकी क्षमता, जो आप किसी भी रूप में आप उसको मान लें, ये प्रकृति ही है। आपका गुण आपकी जो है प्रकृति है, आपके जो क्षमता है वो आपकी प्रकृति है, जो आप लेकर के पैदा हुए हैं। अब मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भाई आपको तो मेरे बराबर का दौड़ना है, आप नहीं दौड़ पाएंगे। आप में इतनी क्षमता नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि मेरे बराबर जैसी मैं सिंगिंग कर रहा हूँ वैसी आपको गानी, तो वो आप में गुण नहीं है। आपका अलग गुण है, मेरा अलग गुण है, मेरी प्रकृति अलग है, आपके शरीर की प्रकृति अलग है। उसी प्रकार से हर पेड़ की प्रकृति अलग है। तुलसा जो है वो आम का पेड़, आम का फल नहीं दे सकता। तुलसा का पौधा, उसकी प्रकृति अलग। अगर आप उसको खा लें तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, और अगर आप गन्ने का जूस पी लें तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। और तुलसा के पौधा उससे और उससे सबकी तासीर, ये जो प्रकृति तासीर जो है ना, ये सबकी अलग अलग है। इसमें बदलाव हम लाते हैं तो परेशानी होगी। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति से छेड़छाड़ के इतने एग्जाम्पल्स अब सामने आ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्या होता है, आपने एक गुलाब का पौधा देखा हो, हमारे हिंदुस्तान में 99% पहले वो गुलाब को हम जानते थे जिसमें से खुशबू आती है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगे। गुलाब का फूल जो है वो ग्राफ्टेड होकर के अलग अलग कलर्स में आने लग गया। अब अलग अलग कलर्स में जब गुलाब का फूल आने लग गया तो हमारी कोशिश ये रही कि यार ये बड़ा गुलाब है, ये दिखने में अच्छा लगता है, हम तो इसको लगाएंगे घर में। आपने क्या करा, उसको ग्राफ्ट करके उसको बदल दिया। आपने कभी ये सोचा कि वो गुलाब का फूल कभी शहीदों पे चढ़ता है? कभी वो आपने शिव जी के चढ़ाया? नहीं चढ़ता ना। वो देसी गुलाब ही चढ़ता है क्योंकि उसमें खुशबू है। बिल्कुल। और वो अंग्रेजी गुलाब केवल हैप्पी बर्थडे करने के काम आता है, या वो देसी गुलाब जो है वो जो अंग्रेजी बुके तैयार करोगे, या वो 99% जिस दिन आपके घर में लगा उस दिन से लेकर के जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक वो उस गमले में ही रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन एक देसी गुलाब हमारे शहीदों पे भी चढ़ेगा, हमारे भगवान के भी काम आएगा, हमारे आयुर्वेद के अंदर हमारी जो उसकी तासीर है गुलकंद बनाने के काम आता है ना। तो इतने उपयोग हैं उसके, वो देसी है। बिल्कुल। और ये ग्राफ्टेड है। हम हमारे बच्चों को जो क्या कर रहे हैं, ग्राफ्ट कर रहे हैं। उनको देसी से
विदेशी बनाने विदेशी की बना रहे कोशिश हैं। कर रहे हैं। जो उसकी प्रकृति है उसको नष्ट करके उसको हम चाहते हैं कि ये बने। जब आप किसी की प्रकृति को बदलेंगे तो भाई दुख तो होगा, उसको पीड़ा होगी, उसकी प्रकृति को बदलने में नुकसान भी होगा उसको। हमने ये संगीत है। के बारे में बात करी, क्या मेडिकल साइंस में भी संगीत का कोई रोल है? नहीं, अभी तक तो मेडिकल साइंस जो केवल एक ये मान के चलती है कि एक प्रकार का अभी ये नया चालू हुआ है कि ये थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, बस इसका नाम ही दिया गया म्यूजिक थेरेपी। इस विषय पर अभी लोग जानकारी जुटा भी नहीं रहे और वो इसको समझ नहीं पा रहे सही ढंग से। पर आपके अनुसार अगर हम बात करें देवेंद्र जी, तो क्या लगता है कि मेडिकल साइंस को म्यूजिक में साथ लेकर जो है काम हो सकता है, इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर करें तो बहुत बढ़िया है। जहाँ हो रहा है वहाँ उसके लिए मैं उनका जो लोग कर रहे हैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जहाँ जहाँ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारा आज का समाज जो है ना वो अनुसंधान पर आधारित हो गया, तो ये एक बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, है ना, कि हर चीज पहले अनुसंधान करेंगे कि क्या होता है। जो चीज हमें मालूम है हमारे चिंतन से कि नहीं ये चीज सही है, नीतिगत है, तो उसका उपयोग हम कर नहीं पाते। जबकि मेरे अगर उस पे अनुभव पे देखें तो मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ। वृद्धाश्रम में जाकर के मैं जो 10-10 महीनों से 40-40 महीनों से वहाँ लोग पड़े हुए हैं अपने बच्चों से दूर, मैं वहाँ जाकर के उनको गाने सुना। जब तक वो पड़े हैं, जब तक वो बिस्तर में सो रहे हैं, वो अपने आप से बिस्किट भी नहीं खाते। वो नर्स आकर के उनका डायपर चेंज कर रही है, उनको दूध पिला रही है, चाय पिला रही है, वो उनकी सेवा कर रही है। जैसे ही मैं जाना चालू होता हूँ उसके बाद में 5-6 बार जब मैं उनको गाने सुनाता हूँ तो वो खुद अपने आप से जो है वो रुचि दिखा, वो अपनी फरमाइश बताते हैं मेरे को। अच्छा। वो उठ करके स्वयं मेरे जाने से पहले डायपर चेंज करके तैयार होकर के बैठे हुए रहते हैं कि हमें चाय वाय पी करके और हमें गाने सुनने हैं। तो ये परिवर्तन है। तो मेरे जो तराना है इसके अंतर्गत मैं कई प्रकार के अलग अलग कार्य करता हूँ। उसमें मैं गाने का तो करता ही हूँ, गार्डन सिंगिंग का, लोगों को आने का अवसर देता हूँ जिससे कि वो अपना हेजिटेशन दूर करें और आकर के खुल करके गाएं। इसके अतिरिक्त तराना हेल्पलाइन करके मेरा एक कार्यक्रम है जिसमें मैं मेरे घर में पेशेंट के बेड, व्हील चेयर, वॉकर्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब मेरे घर पे रखता हूँ। वो बिना किसी पैसे के, बस अपना नाम और लिख जाओ, मेरे को आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, और वापस जब आपका काम खत्म हो जाए, आपकी परेशानियों से आप मुक्त हो जाओ, तब वापस ला करके मेरे को दे देना। तो मेरे पास में काफ़ी संख्या में जो है व्हील चेयर्स और वो हैं, और जिसके पास में पड़ी भी हैं वो ला करके मेरे को दे देता है कि भाई हमारे यहाँ बेकार पड़ी है, आप यूज़ कर लीजिए, अगर किसी के काम आए। तो उनका भी मेरे लिए स्वागत है। उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाता हूँ। उसके अतिरिक्त मैंने एक शव वाहन ले रखा है। अच्छा। तो कम से कम अभी तक मैं 550-600 पार्थिव शरीरों को मैं शमशान घाट तक, मोक्षधाम तक पहुँचा चुका। उसके लिए मैंने शुरू से ड्राइवर नहीं रखा, मैं स्वयं ही, जैसे आप स्वयं लेकर जाते हैं? हाँ जी, मैं स्वयं ही लेके जाता हूँ। यहाँ शमशान घाट में मेरे नंबर और लिखे हुए हैं। तो जैसे ही अपनी बुकिंग कराने के लिए पहुँचते हैं कि भाई हम इतनी बजे हमारे पार्थिव शरीर को, परिवार जन को लेके आएंगे, तो आप वो व्यवस्था करके रखना, क्योंकि एक प्रकार की प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो वो लोग वहाँ से नंबर लेते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच जाता हूँ और पार्थिव शरीर को शमशान घाट तक पहुँचाता हूँ। ये एक प्रकार की सेवा है। उसके अतिरिक्त मैं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक हमारी तराना ऑन व्हील्स करके है, वो मैंने एक बार चालू करी, अब उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी एक बार ही उसका मैंने करा कार। उसमें एक डबल डेकर बस में हम ऊपर सारे जो संगीत प्रेमी लोग हैं वो ऊपर हमारा म्यूजिक सिस्टम रखते हैं और पूरे जयपुर में चौपड़ होते हुए इधर जवाहर सर्किल से और शहीद स्मारक तक पहुंचते हैं। वहाँ पे सबका भोजन होता है। तो वो एक प्रकार की हम पूरी प्रक्रिया करते हैं जिसमें 4-5 घंटे में हम पूरे जयपुर का चक्कर काटते हैं, जिससे लोग उस तराना जो एक प्रकार का प्रोजेक्ट है उससे जुड़े कि भाई लोग खुल करके गा रहे हैं, खुलकर गा रहे हैं, हिचकिचाहट नहीं है, और आने जाने वाले लोग उन देख रहे हैं। इसी में मैंने 2021 7 अक्टूबर को पहले मैंने एक 12 घंटे नॉन स्टॉप पत्रिका गेट पर गाने का कार्यक्रम रखा था। उसके बाद 2022 में मैंने नॉन स्टॉप एल्बर्ट हॉल के ऊपर 24 घंटे गाने गाए।
जिसको करीब 7-8 करोड़ लोगों ने देखा ऑनलाइन। और अभी जस्ट मैंने 14 और 15 तारीख को 30 घंटे नॉन स्टॉप गाने के कार्यक्रम में शिरकत करी, जिसको रोटरी क्लब वालों ने सहयोग करा था। और उसमें हमारा तराना परिवार के जो सदस्य जो अब अच्छे गाने लग गए इन 7-8 सालों में, उन्होंने सब ने पार्टिसिपेट करा और वो 30 घंटे नॉन स्टॉप गा करके उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। तो दर्शकों को अगर आप कुछ बोलना चाहें प्लीज। संगीत के लिए केवल मन की सोच होती है, विचार होते हैं कि जिस प्रकार से हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए हर चीज के लिए हम मदद मांगे हैं, सपोर्ट। चलने के लिए जैसे सपोर्ट, तो अब अपाहिज लोगों को जरूरत होती है किसी मदद की, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, संगीत के लिए खाली आवाज की जरूरत है। बिल्कुल। पैसे की तो कहीं जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप आवाज मिलाएं, आपसे आवाज मिलती जाएगी और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इस कहीं पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक इन 9 सालों में मेरे को 1 रुपए की ना आवश्यकता पड़ी और ना मेरे को मैंने कभी किसी से मांगे। हमारे जो भी आज 50 से अधिक शहरों के अंदर तराना चल रहा है, जयपुर में करीब 15 से 20 गार्डन्स में तराना के लोग गाने गाते हैं। तो इन सब में कोई मेंबरशिप नहीं है किसी प्रकार का, बस लोग मिलें, आपस में एक दूसरे से बात करें और गाना गाना चालू करें। एक प्रकार का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, वो पॉजिटिव होते मल्टीप्लाई होगा। वो कहीं कहीं मतभेद भी होते हैं, तो मतभेद वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, मेरे लिए अच्छे होते हैं, मेरे प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग परिवारों से अलग अलग प्रकार की पढ़ाई करके आए हुए आते हैं। तो हमारे जरूरी नहीं है एक दूसरे से मन मिलते हों। बिल्कुल। एक ही मंच पे आप अलग तरह की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, मैं अलग तरह की फ्रीक्वेंसी का व्यक्ति हूँ। तो कहीं कहीं अच्छा भी होता है कि जब ये फ्रीक्वेंसी टकराती है तो देखते हैं कि यार तू तेरा प्रोग्राम संभाल, मैं इसको कहीं और चालू करूँगा, तो ये मेरे लिए अच्छा है। बिल्कुल। कि तुम्हारे में झगड़ा हो रहा है, कोई बात तुम्हारे इससे मन नहीं मिल रही, तुम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं गाना, तुम एक अलग गार्डन में अपना प्रोग्राम चालू तो वहां पे लोग और इकट्ठे होते हैं। तो ये एक प्रकार की अच्छी बात भी है कि जहां अगर नहीं मिल रहे तो अलग चालू करो। विचार तो नहीं भी मिल रहे हैं तो काम तो हमारा बन ही रहा है। काम तो आपके द्वारा आप और 10 जनों को खुश रखो। बिल्कुल। तो एक प्रकार की अच्छी बात भी है। और इसी में अभी जो नया जो मैं चालू करने वाला हूँ, और हो सकता है इस 1 जनवरी से ही मेरा वो मैं शुभारंभ करूँ। हम जो हमारे परिवार में किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, परिवार के लोग। और हमारे यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार जो है वो गुरु पुराण जो है उसका उच्चारण किया जाता है तिये की बैठक में। तिये की बैठक का वो समय होता है जिस समय हर व्यक्ति बिना बुलाए एक संदेश के ऊपर मालूम पड़ते ही तिये की बैठक अटेंड करने आता है। और वो आधा घंटा 1 घंटा वहां पे निकालता है बिल्कुल केवल सुनने के लिए, शांति से उस दिवंगत को श्रद्धांजलि देने के लिए आता है। तो वो केवल वहां पे सुनने के लिए आया है। उस 1 घंटे का भी मैं उपयोग अलग तरीके से करने जा रहा हूँ। उसके अंदर मैं वहाँ पे कुछ ऐसे 3-4 गाने मेरे द्वारा या मेरे जो सदस्य हैं उनके द्वारा गाए जाएंगे कि जो मोटिवेशनल हो, या उस जैसे किसी की मुस्कुराहट है या ये जीवन है, ये जीवन का, इस टाइप से गाने। और उसके बाद में परिवार के सदस्य अपने परिवारजन को जो है, जो दिवंगत है, उसको श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द बोलें। फिर कृष्ण वाणी का उच्चारण हो और जो उनके लिए संदेश जो आए वो पढ़ें। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि मैं इतने पार्थिव शरीरों को वहाँ पहुँचा चुका शमशान घाट, तो मेरे को बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए कि कहीं बच्चे केवल अकेले होते हैं, उन्हें वो सीढ़ी बांधना नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि सब घबरा चुके होते हैं। बिल्कुल। हाथों के तोते उड़ चुके होते हैं। वो जितनी उनने विद्या ली होती है वो सब बेकार हो जाती है वहाँ पे। तो किस दिशा में पार्थिव शरीर को लेटाना चाहिए, पाँव किस तरफ होने चाहिए,
पिंड जो हम बनाते हैं हमारे सनातन पद्धति के अनुसार, वो पिंड कितने बनने चाहिए, कहाँ कहाँ देने चाहिए, क्या बोल करके वहाँ पे वो छोड़ने चाहिए, क्योंकि हमारा इस हथेली के अंदर सब कुछ है। बिल्कुल। हम अगर चढ़ाते हैं तो ये ब्रह्मा को जाता है, यूं अगर चढ़ाते हैं तो ऋषियों को जाता है। हमारे ये जो अंगूठे से हम पिंड देते हैं या जो भी दान करते हैं, तो वो ये हमारे अपने जो दिवंगत हैं पितरों को जाता है। तो ये अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। इसका ज्ञान हमारे कम से कम होना चाहिए। मतलब जो चीज़ें हम करते हैं संस्कृत में, ये पास ऑन होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं हो पाती। जैसे जो लोग जनेऊधारी हैं, अब वो जनेऊधारी भी हैं तो वो अपने इस कंधे पर जब जनेऊ होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ पे इसको उल्टे कंधे पर लेनी चाहिए जब आप किसी इस प्रकार के, क्योंकि ये हमारा कर्म पर आधारित है। जीवन जो है वो कर्म पर आधारित है। और इसी के अनुसार जो हमारी जो संस्कार जो हैं वो बंधे हुए हैं। जो 16 संस्कार हैं उनमें से ये भी एक प्रकार का संस्कार है। तो ये संस्कार कैसे होना चाहिए, उस वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो वो मैं उसमें बताना चाहूँगा कि जिससे कि कम से कम इतना तो कम से कम हम पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अद्भुत जो है बातें रही हैं हमारी देवेंद्र शर्मा जी के साथ। बस समय थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी तमाम बातें आपने हमारे दर्शकों तक साझा करी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज सेवी हैं आप। और साथ में जो आपका तराना फाउंडेशन है, उसमें आप म्यूज़िक, संगीत के थ्रू जो लोगों को बता रहे हैं, स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।